तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे एक बार फिर बिल्कुल उसी किस्म का बयान जो कुछ दिन पहले हमने सुनाया था। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अब तक 56 नाम के आदमी ने, आप समझ गए होंगे, श्री दया नायक, जिन्होंने विनोद मटकर के एनकाउंटर की पूरी कहानी अपनी भाषा में बयान की थी। जो उनका अपना बयान था, एक कन्नड़ भाषा की किताब में छपा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि दया नायक खुद कन्नड़ भाषाई है। कर्नाटका के मैंगलोर जो इलाका है, मंगलुरु, उस इलाके का रहने वाला है। तुलु भाषा बोलता है और पूरे कर्नाटका में उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अमिताभ बच्चन को उतने लोग कर्नाटका में नहीं चाहते होंगे जितने दया नायक को चाहते हैं। उसके नाम के मंदिर, संस्थाएं, ये वो बहुत कुछ बना हुआ है वहाँ पे। वो हीरो है कर्नाटका का। मुंबई में भले उसको कोई नहीं पूछे, वो दूसरी बात है, लेकिन रूरल कर्नाटका में, रूरल एरिया में, गाँव खेड़ों में दया नायक बहुत बड़ा आदमी है। और उसी तरह मशहूर है जिस तरह एक ज़माने में पुराने जो लोग होते थे, बड़े बड़े नाम वाले, वो मशहूर होते थे। खैर, एक और मेरे मित्र ने कर्नाटका से, मुझे बड़ी हैरानी होती है ये बात जान के कि हमारी इस हिंदी की चैनल के बहुत सारे लिसनर कर्नाटका के, जो कन्नड़ भाषा जानते हैं और वो हमारी इस चैनल के शुभचिंतक हैं। उनमें से एक मित्र ने जो बहुत समय से हमारी बलजीत परमार फॉर यू चैनल देखते आ रहे हैं, उन्होंने एक और आर्टिकल मुझे भेजा। पहले एक ने भेजा था, एक शख्स ने ये भेज दिया, जिसमें बहुत साल पहले एक इंटरव्यू में दया नायक ने उस बड़े एनकाउंटर की बात की जिससे दया नायक एस्टैब्लिश हो गया एज एन एक्सपीरियंस्ड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। उसके पहले 16 एनकाउंटर कर चुके थे दया नायक, लेकिन इतना नाम नहीं था। अब इस एनकाउंटर से नाम कैसे हुआ, उसकी शुरुआत दया नायक वहीं से करते हैं। उस कन्नड़ में दिए गए दया नायक के बयान का मिलता जुलता उससे कोई एक आध शब्द इधर उधर होगा, क्योंकि जो ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो ये ट्रांसलेशन कन्नड़ से अंग्रेज़ी में मेरे पास आई। अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशन मैं आगे पढ़ के आपको हिंदी में सुना रहा हूँ। मैंने वो करके ट्रांसलेट रखी नहीं है मेरे पास, मेरे मोबाइल में वो दया नायक का पूरा ट्रांसलेटेड वर्शन है उस बात का, पूरे किस्से का। मैं आपको सुनाता हूँ। इसकी पहली लाइन ही बड़ी बढ़िया है। हम अगर इसको कहना हो कि सादिक कालिया मुंबई का टॉप 10 अगर आपने किलर शार्प शूटर का नाम लेना हो तो मेरे हिसाब से दूसरे या तीसरे नंबर पे, शायद पहले नंबर पे भी नाम आएगा तो सादिक कालिया का आएगा, या उसके भाई आरिफ कालिया का आएगा। दोनों सगे भाई थे, अलग अलग टाइम पे आए, लेकिन जो तहलका उन लोगों ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में बचाया थोड़े से समय में, उसका जिक्र भी दया नायक ने किया बड़े तरीके से। और ये पूरी की पूरी जो इंटरव्यू है, जो उसका बयान है दया नायक का, मुझे लगता है कि दया नायक का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जब कभी भी वो पुलिस फोर्स छोड़ने की सोचे तो मेरे हिसाब से वो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्क्रिप्ट राइटर बन सकता है। बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखता है, कमाल है। हमें इतने साल हो गए ये काम करते, हमें कभी स्क्रिप्ट लिखना नहीं आया। हाँ देखो, आप भी समझिए, ये उस आर्टिकल जो
दया नायक के फर्स्ट पर्सन में है, जिसमें हम कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, उस भाषा में है। तो शुरुआत का पहला सेंटेंस आप देखेंगे तो सुनेंगे, हैरान रह जाएंगे। कहता है, इज इट द 17th वन, अंग्रेजी में लिखा, क्या ये 17वां है? पहले तो मुझे 4 बार मुझे ये सेंटेंस पढ़ना पड़ा, इसलिए कि इसका मतलब क्या है। ना कोई तारीख लगती है, ना कोई इंसिडेंट लगता है, ना कोई वाक़या लगता है। उसकी अगली लाइन जब मैंने पढ़ी तो थोड़ा उत्सुकता और जगी। उसके आगे लिखते हैं, आई डोंट नो इज इट द 17th वन। आई डोंट नो, आई सिंपली पुट माई हैंड ऑन द रिवॉल्वर, दिस इज गोइंग टू टेक वन मोर लाइफ। अब देखिए कितना बड़ा खुलासा दया नायक करते हैं, जो एक पुलिस ऑफिसर हैं। उनको एक सरकार ने जिम्मेदारी दी है टू सेफ गार्ड द लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों की ज़िंदगी की को बचाना। लेकिन यहाँ पे कुछ और हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए अगर एक आदमी की ज़िंदगी की भी लेनी पड़े तो ये सही है, ये इनका मानना है। अब ये पहले चार सेंटेंसेस का मतलब समझ लीजिए एक बार फिर आपको बताता हूँ। इज इट द 17th वन? आई डोंट नो, I simply put my hand on the revolver. This is going to take one more life shortly, is what my inner mind told me. अब देखिए, इनको अच्छा भला पता है कि इसके पहले वो कितने एनकाउंटर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसको ड्रामेटाइज कर रहे हैं, एक भूमिका बांध रहे हैं इस आर्टिकल की। और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने शायद एक लंबी चौड़ी बातचीत किसी से की हो, और जिससे बातचीत की उस आदमी ने अपने तरीके से इसको लिख दिया हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि उन्होंने जो तुलु भाषा में कहा, जहाँ कन्नड़ भाषा में कहा, वो वहीं के रिपोर्टर थे, उन्होंने उसी भाषा में लिखा है, तो उसमें तोड़ मरोड़ नहीं हो सकती। तो इनका कहना था, अब एक आर्टिकल को इंटरेस्टिंग बनाना है, अपनी बात बता रहे हो, उसमें फैक्ट्स बताने हैं, लोग उसको सुने, चाहें, पसंद करें, हीरो बनना है तो ड्रामेटाइज तो करना पड़ेगा। इससे ये बात साबित हुई कि इसके पहले दया नायक ने 16 एनकाउंटर किए, जहाँ 16 एनकाउंटर का हिस्सा रहा प्रदीप शर्मा के साथ। और उनको लगा कि ये जिस दिन की ये बात कर रहे हैं, उस दिन जब उन्होंने अपने रिवॉल्वर पे हाथ रखा, अपने पिस्टल पे हाथ रखा, तो उनको लगा कि आज एक मौत और होगी। कमाल है। अभी उनको ये पता नहीं कि जिसको मारने जा रहे हैं वो आज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वही मिलेगा जो को और मिलेगा, कुछ उसका जिक्र नहीं है, लेकिन भूमिका बहुत बढ़िया बांधती। आगे बात करते हैं। दया नायक जी कहते हैं, आई वॉज ऑन ए लॉन्ग लीव सिंस माई DCP हैड गॉन टू इंग्लैंड। इनके जो ऑफिसर थे, मैं 2-4 लाइन आपको अंग्रेजी में सुनाता हूँ, बाकी का मैं आपको ऐसे हिंदी में सब जो उनका मतलब है कहने का वो बताऊँगा। तो इनके DCP साहब छुट्टी पे गए थे, दया नायक जी भी छुट्टी मना रहे थे, ये उस DCP के साथ अटैच थे, इनकी उनके साथ पोस्टिंग थी, बॉस नहीं है तो उनका असिस्टेंट भी छुट्टी पे गिना जाता है। उन्होंने अचानक बैठे सोचते हैं कि अचानक बैठे बैठे मेरे दिल में ख्याल आया, ये को हिंदी फिल्म का गाना था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो शायद दया नायक जी को भी ऐसा ख्याल आया कि शायद
तुझको मरवाया जाएगा मेरे हाथ से, इस किस्म का गाना ज़्यादा आया होगा। तो वो घर से निकलते हैं और उनको अचानक ख्याल आता है कि जोगेश्वरी चलते। जोगेश्वरी मुंबई का एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे कुछ इलाकों में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है, कुछ में हिंदू है, कुछ में दूसरे है, तीसरे है, झोपड़पट्टी भी बहुत है, नटोरियस एरिया भी है, अच्छा एरिया भी है। तो काफ़ी चर्चा में रहने वाला मुंबई का सबर्ब है। तो जोगेश्वरी निकलने का इनको फुरना जो है वो फुरता है और निकल पड़ते हैं घर से अपनी गाड़ी लेके। दो ऑन लीव द पुलिस इनसाइड मी वुडंट लेट मी। अब ये अपने आप को बहुत पुलिस के वफादार बताते कि मैं बड़े छुट्टी पे था, लेकिन मेरे अंदर का पुलिसमैन जिंदा था और मुझे रहा नहीं गया और मैं अपने काम पे निकल पड़ा और जाता हूँ। तो जोगेश्वरी में एक कंपनी होती है। अब ये बताते हैं बात इमोशनल, इसको कहते हैं ड्रामाटाइज करना, स्क्रिप्ट जिसमें मैंने कहा कि रक्षाबंधन आती है कभी अगस्त में, कभी सितंबर में, कभी अक्टूबर में, ऐसे इस तरह से, कभी जुलाई में भी आ जाता है। रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है, बहनें राखी बांधती हैं। अभी भी 2 दिन के बाद रक्षाबंधन आ रहा है, तो शायद अभी भी देखेंगे कि दया नायक जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, इस रक्षाबंधन पे भी वो उसी जगह पे जाएंगे जहाँ का वो हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि जोगेश्वरी में एक कंपनी का ऑफिस है जिसको कहते हैं पेज पॉइंट, कहते थे उस समय में, आजकल तो बंद हो गया होगा क्योंकि उसका काम ही बंद हो गया। तो पेज पॉइंट वो कंपनी थी जिसमें उस समय पेजर चला करते थे 97 में। मोबाइल फ़ोन नए नए आए थे लेकिन बहुत महंगे पड़ते थे। शुरू में तो 60-70 रुपये की कॉल थी पर मिनट, फिर बाद में 30-33 रुपये तो बहुत समय रही है। उस बात का जिक्र मैं कर चुका हूँ, मेरे पास भी था एक मोबाइल फ़ोन। तो पेजर कंपनी थी, उसका नाम था पेज पॉइंट। तो दया नायक जी कहते हैं कि हर रक्षाबंधन पे मैं वहाँ पे जाता था। क्यों? क्योंकि उस कंपनी में जितने मुलाजिम थे वो सब औरतें थी, लेडीज़ थी। लेडीज़ को वहाँ पे रखा गया था। और पेजर एक ज़माने में छोटा सा गैजेट आता था, आप उस पर खाली मैसेज कर सकते थे, बात नहीं कर सकते थे। कि मेरा नाम बलजीत परमार है, भरत भाई प्लीज़ मुझे वापस फ़ोन कीजिए, मुझे अर्जेंट बात करनी है, ये मेरा नंबर है। तो वो मैसेज पढ़ के भरत भाई नज़दीक के किसी STD बूथ जहाँ अगर अपना उनका टेलीफोन है तो वहाँ से वापस उस नंबर पे फ़ोन कर लेते थे मैसेज पढ़ के। पेज करना, एक आदमी के साथ कांटेक्ट करना, तो ये एक उस समय का साधन था, बहुत चलता था। तो दया नायक उसकी बात करते हैं कि वो उस पेजर को मॉनिटर करने वाली कंपनी थी, जैसे हमारा टेलीफोन एक्सचेंज होता है या मोबाइल फ़ोन के जो कॉल सेंटर जो होते हैं उस किस्म का। जोगेश्वरी में उनका ऑफिस था और सब की सब लड़कियां काम करती थी। तो दया नायक जी वहाँ जाते हैं। उनका कहना है कि हर रक्षाबंधन पे मैं वहाँ जाता था, लेकिन ये बात नहीं बताई कि मैं वहाँ पे उन लड़कियों से राखी भी बंधवाता था। ये बात कही नहीं, लेकिन लगता है कि वो जिस किस्म की उनकी नेचर है, वो अपना एक इमेज जो समाज में क्रिएट करके रखा था, उसमें हो सकता है वहाँ पे लड़कियों से राखी बंधवाने जाते हैं और उनको कुछ मिठाई का डब्बा जहाँ एक साड़ी जहाँ 200, 400, 500 रुपया दे के आते होंगे। ये उसकी बात की नहीं उन्होंने। अगर ये बात नहीं की तो रक्षाबंधन पे क्यों जाते थे वो भी नहीं बताया। खैर, तो बोलते मैं वहाँ पे गया रक्षाबंधन वाले दिन। अब इसका
आगे एक तल्लक आएगा, मैं इसलिए इस बात पे जोर दे रहा हूँ। तो वहाँ पे एक लड़की जो बैठी थी, उसने, मैं गया तो उसने मुझे ग्रीट किया कि आइए साहब बैठिए। तो मैंने उसको कहा कि मुझे आपका एक रजिस्टर चाहिए जिसमें मैं एक नंबर ढूंढ रहा हूँ किसी का, पेजर नंबर, और उस पर जो मैसेज जाते थे उनकी सब डिटेल वहाँ पे होती थी कि किस पेजर पे कितने बज के कितने मिनट पे कितनी तारीख को मैसेज गया। तो तभी शायद कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, पर था। मैंने तो 93 में जब अपना अखबार शुरू किया था तो सब कंप्यूटर पे किया था, सब डाटा मेरे पास कंप्यूटर में था। लेकिन दया नायक जी के सामने एक रजिस्टर रख दिया जाता है जिसमें वो खुद कहते हैं कि उसमें लाखों की गिनती में एंट्रीज थी। हाँ, मुझे समझ नहीं आता, एक रजिस्टर में लाखों की एंट्रीज, और उसमें से आप एक पेजर ढूंढ रहे हो, कैसे ढूंढोगे अकेला आदमी? इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत समय लगता है। खैर चलो मान लेते हैं उनकी बात। तो जब मैं बोलते हैं वो देख रहा था रजिस्टर उस पेज पॉइंट कंपनी के ऑफिस में बैठकर, तो वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि कुछ मैसेजेस के सामने टिक किया हुआ है, एक पेन से एक निशान लगाया हुआ है। तो वो जो लड़की थी उस ऑफिस में काम करने वाली, वो समझ जाती है कि मैंने वो टिक किया हुआ नोट किया है। तो लड़की मुझे कहती है, जो दया नायक कहते हैं, तो लड़की ने बताया कि आपसे पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले कोइंसिडेंस देखिए, फिर फिल्मी सीन, पूरा ड्रामा, कि अभी आपके आने से कुछ मिनट पहले एक और पुलिस ऑफिसर आए थे जो आपकी तरह कुछ ढूंढ रहे थे। ये निशानियां जो हैं ये वो ऑफिसर लगा के गए हैं। और दया नायक कहते हैं कि मैं एकदम स्टन्ड हो गया कि जिस आदमी के, क्रिमिनल के पेजर को मैं ढूंढ रहा हूँ, उसी को हमारी मुंबई पुलिस का एक और ऑफिसर भी ढूंढ रहा है। फिर उनको अपनी बात पे थोड़ा सा एहसास होता है कि मैं कुछ गलत बात शेयर कर चुका हूँ, ये जो उन्होंने जो उस इंटरव्यू में बताया। बोलते असल में मैं अकेला नहीं, वो ऑफिसर नहीं, बल्कि पूरी मुंबई की क्राइम ब्रांच सादिक कालिया को ढूंढ रही थी। मतलब उसको अपनी इम्पोर्टेंस को और बढ़ाने के लिए उस पूरे इंसिडेंट का ग्रेज और बढ़ा दिया कि पूरी क्राइम ब्रांच उसको ढूंढ रही थी। फिर जिक्र करते हैं कि हमारी जब मीटिंग होती थी रोज़ क्राइम ब्रांच की, उसमें हमारे बॉस रोज़ हमें डांटते थे कि आप सब गधे हो, आपको कुछ काम करना नहीं आता, एक आदमी ने शहर में तहलका मचा के रखा है, दहशत क्रिएट करके रखी है, और आप पकड़ नहीं सकते उसको। अब दया नायक जी कहते हैं कि उस आदमी का नाम तो हमें मालूम है कि सादिक कालिया ने ये काम किया, लेकिन उसकी तस्वीर किसी के पास नहीं थी। हम उसको ढूंढें तो कैसे ढूंढें? उसके बाद आगे वो कहते हैं कि मैंने उस लड़की को पूछा, इतनी रोज़ डांट पड़ती थी हमें, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जब हमारे बॉस हमें डांटा करते थे तो हम सर नीचा करके उनकी बातें सुनते रहते थे, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था। ये बात उन्होंने पूरी क्राइम ब्रांच की जो 12-13 यूनिट थी उन सब के ऑफिसर के बिहाफ पे कही है। फिर वो थोड़ा सा बयान करते हैं कि आखिर सादिक कालिया है कौन, उसके बारे में बताते हैं कि सादिक कालिया बाईखाला का रहने वाला था। अब वो पुलिस ऑफिसर हैं, उनको पता होना चाहिए कि सादिक कालिया बाईखाला का नहीं, अगरीपाड़ा का रहने वाला था, और वो भी अगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन की बैक साइड में बिल्डिंग में रहने वाला, पुलिस का पड़ोसी। 20 गज दूरी भी नहीं है उसके घर की और पुलिस स्टेशन की, और बहुत इम्पोर्टेंट पुलिस स्टेशन है मुंबई का। ये सब बात हमको पहले एक एपिसोड में बता चुके हैं।
तो उनका कहना है, फिर सादिक कालिया की बैकग्राउंड बताते हैं कि सादिक कालिया छोटा मोटा बदमाश था, उसको काम की ज़रूरत थी। उसने छोटा शकील को फ़ोन किया किसी के थ्रू कि मुझे काम दो, तो छोटा शकील ने बोला हमें क्या मालूम कि आप हमारा काम कर सकते हो, आप कोई बड़े बदमाश तो हो नहीं, शूटर नहीं हो, क्या काम दीजिए, सब बात बताई। उसके बाद ये बताया कि आखिर छोटा शकील ने उनको कहा कि आप अपने बहनोई को मारिए, उसका मर्डर कीजिए, अगर आपने वो कर दिया तो हम आपको अपने गैंग में लगा। अब बताइए, कोई ऐसा आदमी आपको दुनिया में मिलेगा जो काम ढूंढने के लिए अपने बहनोई की मार दे? उसके पहले दया नायक जी बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे उनको सब सादिक कालिया ने खुद बताया हो या सादिक कालिया के किसी रिश्तेदार ने बताया हो कि सादिक कालिया की एक बड़ी बहन थी, उसकी शादी हो चुकी थी, 2 छोटी बहनें थी, उनको शादी के लिए सादिक कालिया को पैसा चाहिए था, इसलिए वो छोटा शकील से काम मांग रहा था। उसने अपनी जब मजबूरी बताई तो छोटा शकील ने उसको शादी के लिए, बहन की शादी के लिए कुछ पैसे भेजे और उसके बाद उससे काम करवाने शुरू किए। इस किस्म की कहानी सुनाई जिसमें कोई सच्चाई नहीं। सादिक कालिया ने अपने एक रिश्तेदार का मर्डर तो किया, लेकिन वो उसका बहनोई नहीं था। उसकी बड़ी बहन शादीशुदा थी और उनके जो पति थे, जो सादिक कालिया के बहनोई थे, उनका छोटा भाई जिसका नाम था रज़ाक पटनी, वो अरुण गवली का बहुत बड़ा काम करता था, शूटर था अरुण गवली का, बदमाश था, नाम था अरुण गवली का, बहुत नाम था, और उसके साथ काम करते हुए उसका भी नाम था, अखबारों में उसके नाम की खबरें छपती थी। अब क्योंकि अरुण गवली से छोटा शकील की दुश्मनी चल रही थी, रज़ाक पटनी एक मुस्लिम होते हुए अरुण गवली के साथ काम करता था और छोटा शकील के मुस्लिम भाइयों को मारता था, वो दुश्मनी उसने निकालनी थी। तो उसने सादिक कालिया को रज़ाक पटनी को मारने की फरमाइश की थी कि अगर आप उसका काम तमाम कर दो तो हमारा गैंग ज्वाइन कर सकते हो। अब कहाँ आपका बहन का हस्बैंड, आपका बहनोई, कहाँ आगे बहनोई का भाई? तो ये बात जब चली तो मैंने सादिक कालिया के परिवार के मेंबर से बात की और मैं एक दिन उनसे कोशिश कर रहा हूँ, आज भी मेरी बात हुई कि आप आमने सामने बैठा कर उनके साथ मैं आपकी ये बातचीत करवाऊँ, ओपन सेशन लगा के आप भी सवाल पूछिए, मैं भी सवाल पूछूंगा। और सादिक कालिया और आरिफ कालिया के जो सबसे बड़े फैमिली मेंबर आज जिंदा हैं, वो एक किताब भी लिख रहे हैं दोनों भाइयों के ऊपर, बहुत रिसर्च की है उन्होंने पूरे इन अपने दोनों रिश्तेदारों के कैरियर के ऊपर। हालांकि वो इनके कामों को सही नहीं ठहराते, बोलते क्राइम इज़ अ क्राइम, पर हकीकत क्या थी वो उन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत डॉक्यूमेंटेशन की है। वो सब आपके सामने मैं एक दिन रखूँगा जब कभी मुझे मुंबई जाने का मौका मिला या उनका चंडीगढ़ आने का मौका मिला, तो मैं आपके साथ उनको रूबरू करवाऊँगा। और इस बात पे वो तैयार हैं, खाली हमने तारीख फिक्स करनी है। उन्होंने कहा कि सादिक कालिया ने अपने बहनोई को बहुत बार रिक्वेस्ट की कि भैया भाईजान अपने भाई को समझाइए, ये अरुण गवली के साथ मिलके बहुत बुरा काम कर रहा है, इसको आपको रोकना चाहिए। तो इनके बहनोई ने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं खुद इससे तंग आ गया हूँ, ये हमारी बात नहीं सुनता। खैर, और उसके बाद जब छोटा शकील रज़ाक पटनी को मारने की बात कही तो सादिक कालिया ने फैसला कर लिया कि ठीक है, आज मैं नहीं तो कल कोई और उसको मारेगा, तो ये कर देते। उसके पहले सादिक कालिया भी एक बात आपको और बता देता हूँ। दया नायक ने इसमें कहा
कि सादे कालिया छोटा मोटा आदमी था, उसको कोई उसकी तस्वीर नहीं थी किसी के पास, कभी किसी ने उसको तस्वीर खींची नहीं। और हमारी मुंबई पुलिस की बहुत बड़ी गलती हो गई, जब वो एक छोटे मोटे केस में पकड़ा गया था तो हमारी पुलिस ने उसकी फ़ोटो नहीं खींची और उसको डांट डपट करके छोड़ दिया था। इसलिए उसकी कहीं हमारे रिकॉर्ड में तस्वीर नहीं थी कोई। खैर, मैं आपको बता दूं कि 92 में ये एनकाउंटर 97 में होता है, उसके 5 साल पहले सादे कालिया एक मर्डर केस में पकड़ा जाता है, उसके ऊपर टाड़ा लगता है, उसकी तस्वीर खींची जाती है, उसको सज़ा भी होती है, उसका जुडिशल रिमांड मिलता है, केस चलता है। 94 तक वो 2.5 साल आर्थर रोड जेल में था। उसके बाद टाड़ा लगा हुआ था उसके ऊपर, उस मर्डर केस में, सरिया मामा का जो मर्डर था, वो भी मैं बता चुका हूँ आपको। 2.5 साल जेल में रहने के बाद जब जेल में जाते हो, वहाँ भी तस्वीर खींची जाती है। और जब आप पुलिस स्टेशन में होते हो, अरेस्ट होती है, आपके ऊपर कत्ल का मुकदमा चलता है, वहाँ भी गले में पट्टा डाल के, स्लेट डाल के तस्वीर खींची जाती है। लेकिन दया नायक को इसकी कोई नॉलेज नहीं थी। जमानत में आने के बाद 95 में उसने अरुण गवली के साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि गवली ने उनकी वो जमानत करवाने में हेल्प की थी। उसी जेल में अरुण गवली के लोग भी थे। इसका कोई नहीं था तो अपना छोटा सा गैंग चलाता था, मारा मारी करना, छोटे लोगों से हफ्ता बफ्ता इकट्ठा करना, पैसा कमाना, जो भी था। और उसी चक्कर में एक मर्डर हो गया, और मर्डर बड़े आदमी का हो गया, और ये आदमी हीरो बन गया। जेल में जाने आने के बाद और हीरो बन गया। अब वहाँ पे कुछ वो अमरनाथ का आदमी था शायद, जो सरिया मामा था, और गवली का नहीं था। तो गवली ने इसकी ज़मानत करवाने में हेल्प की थी, और छूटने के बाद ये दगड़ी चाल में गवली के सामने पेश होता है कि मुझे आप काम दीजिए। तो गवली ने कुछ काम करवाए, लेकिन पैसा बराबर नहीं दिया। वो शायद उसको पूरा यकीन नहीं था इसके ऊपर, क्योंकि नया आदमी था। खैर, तो गवली के साथ इसकी दुश्मनी होती है, छोड़ देता है। अपना फिर गैंग बनाने के चक्कर में उसी समय इसकी शकील के साथ साठगांठ होती। लेकिन दया नायक अपने इस बयान में कहते हैं कि वो उसको कोई जानता नहीं था, उसकी कोई फ़ोटो नहीं थी, उसके ऊपर कोई संगीन इल्ज़ाम नहीं था। वो तो अचानक पता नहीं कहाँ से आ गया, और 97 में उसने आके मुंबई में तहलका मचा दिया। सो दोस्तों, अगर ये नॉलेज हमारे पुलिस वालों की है, जो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि आज मेरा हाथ जब मेरे रिवॉल्वर को लगा तो मुझे लगा आज किसी और की मौत लिखी है। क्या हम पुलिस वालों को यही अधिकार देने के लिए वर्दी देते हैं कि रोज़ कोई शिकार ढूंढेंगे और मारेंगे? ये बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ। अगरीपाड़ा को बाई कला कहते हैं, इसकी हिस्ट्री पता नहीं, उसकी सब तस्वीरें थी, सब थी। वो कहाँ गई बाद में, कैसे मिस हुई, वो दूसरी बात है। लेकिन सादे कालिया के पीछे पूरे मुंबई की पुलिस क्यों लगी थी, और उसको क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, उसकी पूरी वृत्तांत जो है वो दया नायक ने सुनाया। अब आज मैंने आपको इस पूरे केस की बैकग्राउंड बता दी। अगर उस दिन सादे कालिया को नहीं मारा जाता तो उसी दिन एक शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट का कत्ल होने वाला था। आधे 1 घंटे के बाद ये पूरा इतना बड़ा जो पूरी मुंबई की पुलिस ढूंढ रही थी, वो सिर्फ इसलिए कि शिवसेना के जिनकी सरकार थी उनके एक मेंबर पार्लियामेंट की जान को खतरा था, उसको बचाने के लिए सादे कालिया को ढूंढा जा रहा था। अगर वो मसला नहीं होता तो शायद 1 साल, 2 साल, 4 साल सादे कालिया
और जिंदा रह जाता, मरना तो एक दिन था। वो आदमी जिसने 2 साल में 25 मर्डर कर दिए और इतना खतरनाक तरीके से मर्डर किए, जिसके रहने का किसी को ठिकाना नहीं पता, जिसकी शक्ल किसी ने देखी नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। और दोस्तों कल आपको सुनाएंगे कि कैसे उसको पकड़ा गया। वही सेंटर पेज पॉइंट जहाँ पेजर की उस ऑफिस में दया नायक जाते हैं, तो कुछ महीनों के बाद इनके डीसीपी वापस आ जाते हैं, उसी पेजर के ऑफिस में फिर जाते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वही लड़की मुझे फिर ग्रीट करती है और मैं उसको पूछता हूँ कि क्या वो पेजर जो इतने महीनों से बंद पड़ा था वो चालू हुआ कि नहीं। तो लड़की कहती है नहीं सर, वो चालू नहीं हुआ। आपसे पहले एक और ऑफिसर आए थे, फिर वही बात करती है लड़की। वो भी यही बात पूछ रहे थे कि पेजर चालू हुआ कि नहीं हुआ। तो नायक कहता है कि मेरे दिमाग में एक बात आई कि वो आदमी जानबूझ के पेजर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो पेजर सादे का लिया था। तो मैंने लड़की को पूछा कि इसका कितना बिल पेंडिंग है। तो उसने कहा कि 2500 रुपये, इसके 6 महीने के पैसे नहीं भरे उसने। तो दया नायक ने कहा कि मैंने अपनी जेब से 2500 रुपया भर के उस पेजर को चालू करवा दिया और उस लड़की को कहा कि अब तुम एक ख्याल रखना कि उसको एक मैसेज भेजो और वो मैसेज दिन में 3 बार भेजना कि हमारी एक स्पेशल स्कीम के तहत, मतलब हमने एक स्पेशल ऑफर आपको दे रहे हैं कि आपने पैसे नहीं भरे थे, बिल नहीं भरा था, इसलिए आपका पेजर का कनेक्शन काट दिया गया था। लेकिन हमने एक नई स्कीम बनाई है आपके लिए, स्पेशल ऑफर, कि हम आपका पेजर चालू कर रहे हैं और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपना बिल किस्तों में भर सकते हो, अगर एक साथ आपके पास पैसे भरने के पैसे नहीं है तो आप हमारे साथ इंस्टॉलमेंट कर देना, थोड़े थोड़े करके पैसे वापस कर देना और आपका पेजर हमने चालू कर दिया है। और दोस्तों ये पूरी कहानी अब उस पेजर पे टिक गई कि कैसे उस पेजर से दया नायक एंड कंपनी, इनको हिंट मिला, क्लू मिला, कैसे उसको फिर ढूंढा गया और एनकाउंटर किया गया। इन सब बातों के खुलासे कल के पार्ट 2 में करेंगे, जो आज से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ना मुझे पता थी ना आपको पता होगी, जिन बात का खुलासा दया नायक ने अपनी उस इंटरव्यू में किया। तो इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।